बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं कैसर महमूद न्यू लॉरेंट पब्लिक हाई स्कूल से और आज हम 10th क्लास का कंप्यूटर का सेकंड चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ये चैप्टर इस लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसमें डाटा टाइप्स, असाइनमेंट एंड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स के बारे में, जितनी इसमें यूज़ होंगी स्टेटमेंट्स उनके बारे में। सबसे पहले तो GW बेसिक जो हम इसमें यूज़ करेंगे ये बनी है 1963 में जॉन कैमिने और थॉमस कर्ट्स ने 1963 में डारमाउंट कॉलेज यूएसए में इसको डेवलप किया। इसके डेवलप करने का मकसद ये था कि वो जो अभी कुछ कंप्यूटर के बारे में या प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये आसान तरीका था, क्योंकि उस वक्त ज़्यादातर बाइनरी लैंग्वेज यूज़ होती थी जो कि बहुत ही टफ थी, जिसको सीखना और इसमें प्रोग्रामिंग करना बहुत ही मुश्किल था। तो ये एक आसान समझ लें कि इसका सोल्यूशन निकाला गया कि जो प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं उनको आइडिया तो हो कि प्रोग्रामिंग बेसिकली कैसे की जाती है। तो सबसे पहले तो ये जो है GW बेसिक, इसके बारे में बताऊं, ये आमतौर पर क्योंकि लाइन वाइज ऑपरेट करती है, लिहाजा GW बेसिक जो है ये बेसिकली क्या है, ये एक इंटरप्रेटर है। तो ये इंटरप्रेटर है, ना कि ये कंपाइलर है, क्योंकि ये लाइन वाइज ऑपरेट करती है, हर लाइन को चेक करती है, उसमें क्योंकि मिस्टेक हो उसको पकड़ती है। और इस तरीके से इसको हम GW बेसिक को कह सकते हैं कि ये इंटरप्रेटर है। GW बेसिक 2 मोड्स में ऑपरेट होती है। एक को हम कहते हैं डायरेक्ट मोड, डायरेक्ट मोड बेसिकली क्या है, इसमें कमांड्स आर एग्जीक्यूटेड एज दे आर टाइप। जैसे ही टाइप हम करेंगे तो वो एग्जीक्यूट कमांड जो होगी वो हो जाएगी और ख़त्म हो जाएगी, अपना रिजल्ट दे देगी। मजीद उसको हम सेव नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ a इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 6। आप यहाँ में मैं कहता हूँ प्रिंट a, और यहाँ पे वो क्या करेगा, वो प्रिंट कर देगा इस ए को और आंसर हमें दे देगा आगे। यानी कि ना तो हम इसको सेव कर सकते हैं और ना जो है समझ लें कि ये दोबारा यूज हो सकती है। जो कमांड हमने लिखी वो एज इट इज एग्जीक्यूट हो गई और इस तरीके से हमारा प्रोग्राम जो है वो एंड हो गया। ये इसको हम कहते हैं डायरेक्ट मोड। दूसरा है इनडायरेक्ट मोड। इनडायरेक्ट मोड में हम पूरा प्रोग्राम लिखते हैं। इनडायरेक्ट मोड, इसमें हम पूरा प्रोग्राम लिखते हैं। पूरा प्रोग्राम लिखने के लिए हम इनडायरेक्ट मोड यूज करते हैं और इसमें लाइन वाइज, इसके लिए इट इज प्रोसीडेड बाय लाइन नंबर। लाइन नंबर इसमें लाजमी है, लाइन नंबर के बाद बगैर इसमें हम प्रोग्राम जो है वो नहीं लिख सकते। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10, जैसे मैं ऑटो लिखता हूँ, एंटर करता हूँ, तो सबसे पहले जो है वो क्या नाम है, लाइन नंबर शुरू हो जाती है 10। 10 पे मैं लिखता हूँ CLS, क्लियर द स्क्रीन, स्क्रीन क्लियर हो जाए। 20 पे मैं लिखता हूँ A इज इक्वल टू 10। 30 पे मैं लिखता हूँ B इज इक्वल टू 20। 40 पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे सम A प्लस B। 50 पे मैं लिखता हूँ प्रिंट सम। 60 में मैं प्रोग्राम को एंड कर देता हूं और एंड करने के बाद मैंने कंट्रोल C दबाऊंगा तो वो क्या, यहाँ पे ओके लिखा हुआ नजर आ जाएगा, मुझे पता चल जाएगा कि प्रोग्राम मेरा ये इससे मैं बाहर आ गया हूँ ऑटो मोड से। तो ये इनडायरेक्ट मोड है जिसमें हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं और जिसमें प्रोग्राम को सेव भी करते हैं और प्रोग्राम जो है सेव होने के बाद हम दोबारा फ्यूचर में भी उसको यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा इनडायरेक्ट मोड। अब यहाँ पे हम बात करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन
कमांड एंड स्टेटमेंट, इन दोनों में क्या फर्क है? इसमें बेसिकली दो फर्क है। पहले नंबर पे कमांड्स हमेशा डायरेक्ट मोड में इस्तेमाल होती है, क्योंकि ये जैसे टाइप की जाती हैं वैसे ही एग्जीक्यूट हो जाती हैं, और कमांड्स आर एग्जीक्यूटेबल एज दे आर टाइप, जैसे वो टाइप होती हैं वो एग्जीक्यूट हो जाती है। इसको हम कहते हैं कमांड्स जो कि एग्जीक्यूट हो जाती हैं जैसे ही हम टाइप करते हैं, और दूसरी हमारे पास हैं स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स क्या हैं? एक तो ये इनडायरेक्ट मोड में ऑपरेट होती हैं, क्योंकि इसमें प्रोग्राम लिखा जाता है, और प्रोग्राम किसमें लिखा जाता है? इनडायरेक्ट मोड में, जिससे हमें जब हम स्टेटमेंट लिखते हैं हमें पता चल जाता है जब लाइन नंबर आता है, इट इज ऑलवेज प्रोसीडेड बाय लाइन नंबर। जैसे लाइन नंबर आना शुरू हो जाता है ऑटोमेटिक, तो हमें पता चल जाता है हम इनडायरेक्ट मोड में है। तो पहले नंबर पे तो स्टेटमेंट जो इनडायरेक्ट मोड में यूज होती हैं। दूसरे नंबर पे इसमें हम राइट प्रोग्राम, इसमें हम प्रोग्राम लिखते हैं। ये फौरी एग्जीक्यूटेबल नहीं होती, बल्कि प्रोग्राम जब हम सेव करते हैं उसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये था डिफरेंस बेसिक कमांड एंड स्टेटमेंट का। अब जीडब्ल्यू बेसिक में हम प्रोग्राम बना कैसे सकते हैं, लोड कैसे कर सकते हैं, सेव कैसे कर सकते हैं। क्रिएटिंग अ प्रोग्राम मैंने अभी आपको बताया कि एग्जांपल दी, एक एग्जांपल हम और डिस्कस कर लेते हैं। क्रिएटिंग अ प्रोग्राम में सबसे पहले जीडब्ल्यू बेसिक का मैंने ओपन किया और वहां पे हमने लिखा ऑटो। ऑटो लिख के जैसे ही एंटर किया तो बाय डिफॉल्ट लाइन नंबर 10 से शुरू होता है, तो लाइन नंबर्स आना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे हमने प्रोग्राम CLS, मसलन मैंने फाइंड करना एरिया, तो मैं यहाँ पे 20 पे मैं डाटा इनपुट कर रहा हूँ। यहाँ पे है लेंथ इज इक्वल टू, मैं कहता हूँ 10, 30 पे मैं कहता हूँ विड्थ इज इक्वल टू 20, यहाँ पे 40 पे एरिया को फार्मूला लगाता हूँ, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। 50 पे मैं करता हूँ प्रिंट, या इसको मैं प्रिंट एरिया। अब ये कि प्रिंट एरिया 60 पे मैं प्रोग्राम एंड कर देता हूं। तो प्रोग्राम यानी कि इस तरीके से हम शुरू कर सकते हैं। अब प्रोग्राम हमारा मुकम्मल हो गया। ऑटो से बाहर आने के लिए कंट्रोल+C करेंगे तो हम ओके लिखा हुआ नजर आ जाएगा। इट मीन कि हम ऑटो मोड या इनडायरेक्ट मोड से बाहर आ गए। अब जो है आपने प्रोग्राम को सेव करना है। सेव के लिए सेव की कमांड है, इसमें इन्वर्टेड कॉमास यहाँ पे आ जाते हैं, जहाँ पे हम पाथ नेम देते हैं, वो फाइल उस जगह पे सेव हो जाती है उस नाम से। पाथ नेम और फाइल नेम देते हैं। फाइल नेम आमतौर पे इसकी एक्सटेंशन .bs होती है, और इस तरीके से ये जो है ये प्रोग्राम जो है वो सेव हो जाता है। अगर हम इसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो हमें पहले दोबारा इसको मेमोरी में लोड करना पड़ेगा। तो इसके लिए सेम इसी तरह लोड या F3 हम प्रेस करेंगे तो ये कॉमा जो है डबल कोटेशन मार्क ऑटोमेटिक लिखा आ जाएगा। फाइल नेम लिखेंगे डॉट एक्सटेंशन, तो ये जो है फाइल लोड हो जाएगी मेमोरी में। इसको उसके बाद हम रन की कमांड से इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। रन या F2 प्रेस करेंगे, ये प्रोग्राम जो हमारा रन हो जाएगा। अब बेसिक स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर बेसिकली बेसिक में प्रोग्राम स्ट्रक्चर किस तरह से है। पहले नंबर पे एवरी प्रोग्राम स्टेटमेंट मस्ट बी बिगिन विद अ लाइन नंबर। जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो इसकी हर स्टेटमेंट जो है वो लाइन नंबर से शुरू होनी चाहिए। नंबर 2, इट इज गुड प्रैक्टिस टू एंड एवरी बेसिक प्रोग्राम विद एंड स्टेटमेंट, यानी कि ये अच्छी प्रैक्टिस है कि हम हर प्रोग्राम को एंड स्टेटमेंट के जरिए एंड करें।
अदरवाइज जहाँ पे कंट्रोल स्ट्रक्चर आगे पीछे चेंज करते हैं हम, फ्लो ऑफ कंट्रोल हम चेंज करते हैं, इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर्स के अंदर। तो वहां पे हम जरूरी नहीं है कि एंड स्टेटमेंट से ही प्रोग्राम एंड करें। अब उसके बाद है नंबर 3 पे, रेपिटेशन ऑफ द लाइन नंबर विद इन अ प्रोग्राम इज नॉट अलाउड। यहाँ पे मैंने लाइन नंबर 10 से शुरू किया, बाय डिफॉल्ट 10 से है, 20, 30। अब सेम लाइन नंबर किसी और स्टेटमेंट पे यूज नहीं हो सकती। अगर बीच में हमें कुछ याद आ गया है कि हमने स्टेटमेंट बीच में कुछ और भी लिखना है, मैं यहाँ पे लाइन नंबर 15 लिख के यहाँ पे वो स्टेटमेंट डाल देता हूँ। इस प्रोग्राम की एक खासियत यही है कि ये चलाएगा तरतीब से। हाँ, मैंने 15 यहाँ पे लिख दिया लेकिन 10 नंबर दोबारा यूज नहीं हो सकता। अगर 10 नंबर पे हम दोबारा जो है वो कोई चीज स्टोर करते हैं, कोई वैल्यू स्टोर करते हैं, वो पहले वाली को खत्म कर देगा। तो इसलिए इसके लिए जरूरी है कि लाइन नंबर हर एक का डिफरेंट हो, सेम लाइन नंबर हम यूज नहीं कर सकते। 2 or more statements can be written on a line but they must be separated with colon। स्टेटमेंट तो हम 2 लिख सकते हैं, मिसाल के तौर पे a इज इक्वल टू 20, b इज इक्वल टू 30। 2 स्टेटमेंट्स हमने एक ही लाइन पे लिख दी, लेकिन इनको आपस में हमने कॉलन लगा के सेपरेट करना है। अगर आपने सेपरेट कर दिया तो 2 स्टेटमेंट्स भी आपको वो एग्जीक्यूशन दे देंगी, प्रोग्राम आपका सही है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं, इन बेसिक वेरिएबल कैन बी यूज्ड विदाउट डेक्लेरेशन, यानी कि वेरिएबल में डेक्लेरेशन हम यूज नहीं कर सकते। हम ये वहां पे वेरिएबल में प्लस, माइनस, ग्रेटर, लेस या यानी कि हाईएस्ट ऑर्डर, लोएस्ट ऑर्डर, प्रोग्राम समझ लें कि वेरिएबल्स में हम ये चीजें जो है ना यूज नहीं कर सकते। नंबर 4 पे है, इन बेसिक प्रोग्राम द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द प्रोग्राम स्टेटमेंट डज नॉट मैटर। मैंने अभी आपको जिक्र किया, यहाँ पे मैंने लाइन नंबर 15 यहाँ पे लिख दी। तो फिजिकल अपीयरेंस का इसमें कोई अमल दखल नहीं है, इसमें कोई यानी कि शो, इसको तरतीब देना, उसको खूबसूरत अपर केस में लिखना, ये इसमें से कोई चीज जरूरी नहीं है। आप इसको लोअर केस में भी ऐसे लिख सकते हैं, अपर केस में भी लिख सकते हैं, लाइन नंबर आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, लेकिन जब वो एग्जीक्यूट करेगा तो वो खुद ही तरतीब इसको दे देगा। तो ये है इसका बेसिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स कैरेक्टर सेट। हर लैंग्वेज में हम एक मखसूस कैरेक्टर सेट इस्तेमाल कर सकते हैं जो जिसमें उस लैंग्वेज में एग्जीक्यूशन होनी है। तो कैरेक्टर सेट बेसिकली तमाम कैरेक्टर्स हैं जिनको उस लैंग्वेज में हम यूज करते हैं। मिसाल के तौर पे प्लस साइन है, इक्वल साइन है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, परसेंटेज साइन है जो कि इंटीजर्स के लिए यूज करते हैं, एक्सक्लेमेटरी साइन है, हैश साइन है डबल प्रेसिजन के लिए, सिंगल प्रेसिजन के लिए हम एक्सक्लेमेटरी साइन इस्तेमाल करते हैं, परसेंटेज के लिए हम इंटीजर साइन के लिए परसेंटेज इस्तेमाल करते हैं। तरह डॉलर साइन है जो कि स्ट्रिंग डिक्लेरेशन के लिए डॉलर साइन है। तरह बहुत सारे साइन जो इसमें हम यूज करते हैं आमतौर पर, इसमें टेबल में दिए हुए हैं, आप इसको रीड कर सकते हैं। ये सारे के सारे कैरेक्टर सेट कहलाते हैं जो कि GW बेसिक में यूज होंगे। अब हम आते हैं रिजर्व वर्ड्स की तरफ। रिजर्व वर्ड्स, रिजर्व वर्ड्स बेसिकली क्या है? दे हैव प्री डिफाइंड मीनिंग, यानी कि इनका मीनिंग जो है वो डेवलपर ने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया उसमें, किसमें, जब वो लैंग्वेज डेवलप कर रहा था। तो ये ऑलरेडी डिफाइंड है,
इनको हम वेरिएबल के तौर पर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो इनका मीनिंग है ये उसके मुताबिक चलेंगे। जैसे ही हम इफ, एल्स या वाइल, व्हेन ये यूज करते हैं तो ये अपनी कंडीशन के मुताबिक इस्तेमाल होंगे, अपनी मीनिंग के मुताबिक इस्तेमाल हो जाएंगे, ये वेरिएबल के तौर पर नहीं रहेंगे। तो लिहाजा रिजर्व वर्ड्स वो सारे के सारे वर्ड्स हैं, जैसे कि इफ कंडीशन के लिए हम इफ इस्तेमाल करते हैं, के साथ एल्स जो कि इस कंडीशन के साथ इस्तेमाल हो जाता है। ये सारे के सारे प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं। इसके बाद है, बात करते हैं वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स आर नेम्ड मेमोरी लोकेशंस। वेरिएबल्स are named memory locations named memory locations where that which are used to store data and computational results, जिसमें computational results और डाटा जो है वो स्टोर हो जाता है, वो आमतौर पे इनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। रिजल्ट भी उनमें स्टोर हो जाते हैं। और जैसे a इज इक्वल टू 20, तो a में वैल्यू हमने स्टोर की 20, तो इट मीन्स कि a जो है बतौर वेरिएबल यूज हो रहा है। अब वेरिएबल का नाम देने के लिए हम कौन कौन से रूल्स को फॉलो करते हैं? आमतौर पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल इन बेसिक। पहला रूल इन बेसिक, अ वेरिएबल नेम कैन बी नॉट मोर देन 40 कैरेक्टर, यानी कि एक जो नाम है वेरिएबल का 40 कैरेक्टर से ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। 40 कैरेक्टर्स भी बहुत ज्यादा होते हैं आप, यानी कि लेकिन इतनी यानी कि इसमें गुंजाइश है, आप 40 कैरेक्टर्स का एक जो है वेरिएबल जो है वो यूज कर सकते हैं। उसके बाद है द वेरिएबल नेम मस्ट मे बी कंटेन अल्फाबेट, बोथ अपर केस एंड लोअर केस, नंबर्स एंड डेसिमल पॉइंट। इन सबको हम वेरिएबल के तौर पर यूज कर सकते हैं। लेकिन कैसे? वो ऐसे कि द फर्स्ट कैरेक्टर इन द वेरिएबल मस्ट बी अल्फाबेट। पहला कैरेक्टर अल्फाबेट होना चाहिए। मिसाल के तौर पर यहां पे मैं नंबर लिखता हूं 45। अब अगर इससे पहले हम ए लगा दें, ये कभी भी कैलकुलेट नहीं होगा कंप्यूटर के अंदर। तो इसलिए हम पहला वर्ड जो है इसके साथ हम अल्फाबेटिक यूज करते हैं। बाकी बेशक नंबर लिख लें, कोई स्पेशल कैरेक्टर भी लगा सकते हैं, इसके अलावा पॉइंटों में भी लिख सकते हैं। तो ये सारे के सारे बतौर वेरिएबल यूज हो सकते हैं। इसके अलावा कहता है रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज ए वेरिएबल। रिजर्व वर्ड की अभी मैंने बात की, उनको हम वेरिएबल के तौर पर यूज नहीं कर सकते। ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड। यहाँ पे आप स्पेस डाल ही नहीं सकते। स्पेस डालेंगे तो वेरिएबल के तौर पर खाली ए को लेगा, 45 को नहीं लेगा। 45 को एज ए नंबर वो लेगा। तो ब्लैंक स्पेस इसमें अलाउ नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद है however the लास्ट कैरेक्टर मैंने आपको बताया कि स्पेशल टाइप ऑफ कैरेक्टर भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, कोई पॉइंटों में भी वैल्यू दे सकते हैं, कोई भी वैल्यू आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स इन बेसिक। डेक्लेरेशन कैरेक्टर कैसे होता है? आमतौर पर डॉलर साइन जैसे है। यह आमतौर पे स्ट्रिंग वेरिएबल्स को शो करने के लिए होता है। और जैसे नेम, डॉलर साइन और इसके साथ ये स्ट्रिंग लेंथ जितनी भी होगी उतना ही ये मेमोरी लेगा। इसी तरह परसेंटेज साइन है, ये आमतौर पे जो इंटीजर्स को शो करने के लिए होता है और ये आमतौर पे 2 बाइट्स जगह लेता है। फैक्टोरियल साइन है, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी
सिंगल प्रेसिजन के लिए होता है, अभी हम डिस्कस करते हैं सिंगल प्रेसिजन क्या है। और ये आमतौर पे 4 बाइट्स लेता है। हैश साइन है डबल प्रेसिजन के लिए, और ये 8 बाइट्स मेमोरी जो है वो लेता है। टाइप्स ऑफ वेरिएबल, 2 टाइप्स हैं बेसिक। एक है न्यूमेरिक, दूसरा स्ट्रिंग। न्यूमेरिक वेरिएबल कोई भी नंबर वैल्यू है वो इसके साथ यूज कर सकते हैं रूल्स को फॉलो करते हुए। जैसे मैंने आपको बताया कि पहला वर्ड अल्फाबेटिक लगाना है। अल्फाबेट्स हो सकते हैं, न्यूमेरिक वेरिएबल्स हो सकते हैं, ये सारे के सारे आप लगा सकते हैं सिंगल प्रेसिजन में भी, डबल प्रेसिजन में भी। सिंगल प्रेसिजन क्या होती है? सिंगल प्रेसिजन होती है पॉइंट के बाद आपका अगर आंसर 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स या 7 वर्ड्स में डेसिमल में आता है, इसको हम सिंगल प्रेसिजन कहते हैं। बाय डिफॉल्ट सिंगल प्रेसिजन ही होती है इसमें। जैसे ए इज इक्वल टू या वैल्यू लिखेंगे 5 6 7 6 5। अगर हम प्रिंट ए करेंगे तो वो क्या करेगा, वो इसको राउंड ऑफ करके 6 या 7 डिजिट्स में दे देगा, जिसमें 6 करेक्ट होंगे और 7 जो है वो डाउटफुल होगा, राउंड ऑफ किया होगा। डबल प्रेसिजन में क्या होता है, इसको हम एक्सक्लेमेटरी साइन से शो करते हैं। डबल प्रेसिजन को इसमें पॉइंट के बाद समझ लेंगे 16 वर्ड्स आ सकते हैं। पॉइंट के बाद 16 डिजिट तक ये सही वैल्यू देता है। 17th डिजिट इसमें राउंड ऑफ होता है। तो ये डबल प्रेसिजन में अगर आप आंसर लेना चाहते हैं। इस तरह स्ट्रिंग कांस्टेंट, स्ट्रिंग वेरिएबल जो हैं वो क्या है, इसमें भी आप डबल प्रेसिजन सिंगल प्रेसिजन को यूज कर सकते हैं। और लेकिन इसमें क्या है, आप इन्वर्टेड कॉमास में कोई भी नाम लिखेंगे, जो भी वेरिएबल नेम है इन्वर्टेड कॉमास में जो भी आप लिखना चाहते हैं वो इन्वर्टेड कॉमास में आएगा, उसको हम स्ट्रिंग वेरिएबल कहते हैं। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कांस्टेंट की। कांस्टेंट में भी यही 2 टाइप्स हैं। कांस्टेंट वो है विच वैल्यूज कैन नॉट चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। कांस्टेंट में वैल्यू जो है वो एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं हो सकती, तो इसको हम कांस्टेंट कहते हैं। इसमें कोई न्यूमेरिक भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी होता है। न्यूमेरिक और स्ट्रिंग यही 2 टाइप्स हैं इसकी। इसमें भी सिंगल प्रेसिजन डबल प्रेसिजन आप ले सकते हैं। जैसे इसमें 23.05 सिंगल प्रेसिजन में आप लेंगे तो ये बिल्कुल सही एक्यूरेट देगा। तरह पॉइंटों के बाद 6 डिजिट्स तक वो सही एक्यूरेट देगा। अगर इसमें हम पावर शो करना चाहते हैं तो पावर के लिए ई सिंगल प्रेसिजन में 0.5, इसका मतलब है कि 10 रेज टू पावर 5, ये पावर में शो करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। और डबल प्रेसिजन में जो है वो उसके लिए डी इस्तेमाल करते हैं। 9 2 5 5.6 5 2 5 डी साथ में 0.4, इसका मतलब है कि डबल प्रेसिजन में डी और 10 की पावर है 4। माइनस में हो सकता है, प्लस में हो सकता है, दोनों तरह से हो सकता है। तो ये इस तरह से स्ट्रिंग वेरिएबल क्या है। स्ट्रिंग वेरिएबल में ये है, आमतौर पे इसको हम डबल कोटेशन में लिखते हैं। जैसे लाहौर, जैसे इट इज लिखा हुआ हमें नजर आएगा 4900, और इसके साथ हम जैसे नेम $, स्ट्रिंग वेरिएबल के साथ $, हम लगाते हैं। और ये सारे जो हैं
कोटेशन मार्क के अंदर लिखे हुए नजर आते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोगों को यकीनन समझ आ चुकी होगी कि ये सारे टॉपिक हमारे कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, GW बेसिक किस तरह से इसमें प्रोग्राम हम क्रिएट करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसकी जो बेसिक कमांड्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, जिनके ज़रिए आप जो है वो समझ लें कि एग्जीक्यूशन करते हैं, और स्टेटमेंट्स को नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे जिनके ज़रिए हम प्रोग्राम को लिखेंगे। जी स्टूडेंट्स।